हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 20 अगस्त का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, माइक्रोप्लास्टिक संदूषण से निपटने के लिए परियोजना शुरू किसने की? तो ये FSSAI ने की है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो FSSAI ने खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण की समस्या से निपटने के लिए नई दिल्ली में एक परियोजना शुरू की, जिसमें जो है सूक्ष्म और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मार्च 2024 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य जो है मानक प्रोटोकॉल विकसित करना और माइक्रोप्लास्टिक जोखिम स्तरों का पर डेटा उत्पन्न करना, और यह पहल जो है भारतीय उपभोक्ता को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने के लिए FSSAI की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्व सेना जब प्रमुख जनरल कौन है जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये सुंदर राजन पद्मनाभन जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदरराजन पद्मनाभम का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र थे। 13 दिसंबर 1959 को उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक करने के बाद आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्हें अगस्त 1975 से जुलाई 1976 तक भारतीय सेना की पुरानी आर्टिलरी माउंटेन रेजिमेंट में से एक की कमान संभाली, जिन्होंने 2 किताबें भी लिखी और कई युद्धों में भाग भी लिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ICG के महानिदेशक कौन है जिनका हृदयाघात से निधन हो गया है? तो ये राकेश पाल जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। देखिए, तोपखाना और हथियार प्रणालियों के विशेषज्ञ पाल ने ICG में 34 वर्षों तक सेवा की है और प्रमुख अभियानों का नेतृत्व किया है और प्रतिष्ठित पुरस्कार अर्जित किए हैं। देखिए, गृह रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने उन्हें निधन पर दुख व्यक्त किया तथा भारत की समुद्री सुरक्षा में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन विकास योजना यानी ABSDP किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा? तो ये रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में हालिया अपडेट क्या है। तो हालिया अपडेट है कि मुंबई में दहीसर और कादिवली स्टेशनों पर ABSDP से जोड़ा गया। इसका जो है चलाया गया रेलवे मंत्रालय के द्वारा, लेकिन इसका उद्देश्य जो है यात्रियों को उन्नत एवं आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत भर में कुल 1275 स्टेशनों को उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और स्टेशन को शहर के केंद्र के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय रेलवे ने उन्नत जल स्तर निगरानी प्रणाली की शुरुआत किसमें की है? तो ब्रह्मपुर मेल एक्सप्रेस में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस में वास्तविक समय जल निगरानी प्रणाली शुरू की है, जो लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए जल प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण उन्नयन है। देखिए, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सेंसर युक्त यह प्रणाली जो है निरंतर सटीक जल स्तर की निगरानी प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों के लिए विश्वसनीय जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? ये केरल विश्वविद्यालय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, केरल विश्वविद्यालय में डॉक्टर रवि कुमार कनपार्थी ने नेतृत्व में एक शोध दल ने भोजन और जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक अभिनव साइनाइड सेंसर
विकसित किया है। यह सेंसर जो है साइनाइड का पता लगाने पर अपना रंग बदल लेता है, जिससे साइनाइड प्रवण क्षेत्रों में इस विष की निगरानी करने के लिए एक विश्वसनीय विधि उपलब्ध हो जाती है। और यह जो है प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य जोखिमों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां साइनाइड युक्त पदार्थों का सेवन किया जाता है, जैसे कोयला के खदानों में। वहाँ पे साइनाइड मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे वहाँ पे इसका उपयोग करने से जो खतरा है वो कम हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स का फाइनल जीता है? तो ये पंकज आडवाणी ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पंकज आडवाणी ने यस श्री कृष्णा को 822-520 से हराकर मुंबई में वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। देखिए, यह जीत आडवाणी की मुंबई फाइनल में लगातार छठी जीत है, याद रखेंगे ये रिकॉर्ड है। पिछले 2 वर्षों में उन्होंने कई बिलियर्ड्स और स्नूकर टूर्नामेंटों में जीत हासिल की है, जिसमें CCIT इवेंट और NSCI बाल्डन क्लाइव 3.0 भी शामिल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बढ़ते तनाव के बीच किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू कर दी है? ये क्रोएशिया ने की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, बढ़ते यूरोपीय तनाव और बाल्कन में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 से 2 महीने तक की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा। 2008 में निलंबित की गई सैन्य भर्ती प्रणाली जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुनः शुरू की गई है, यानी हर देश का हर नागरिक जो है वो सेना में जरूर रहेगा या सर्व करेगा। जो लातविया जैसे अन्य यूरोपीय देशों की प्रवृत्ति को बिंबित करती है, और यह कदम नाटो के लक्ष्यों के अनुरूप है तथा क्षेत्रीय अस्थिरता और भू राजनीतिक खतरों का जवाब है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, केंद्रीय मंत्री कौन है जिन्होंने ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम यानी GTTP के लिए आधिकारिक तौर पर SOP लॉन्च किया है? ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो ग्रीन टेक ट्रांजिशन प्रोग्राम पंचकर्म संकल्प के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, याद रखेंगे। ये प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन ही लाल किले से इसकी घोषणा की थी, पंचकर्म संकल्प की। देखिए, GTTP को भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में संचालित पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टर्गो को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने तथा उनके स्थान पर हरित टगों को लाने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, GTTP का पहला चरण जो है 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक जारी रहेगा। इस चरण के तहत 4 प्रमुख बंदरगाह चुने गए हैं जिन पे ये लगाया जाएगा। तो देखिए, ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और BO चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण। देखिए, कम से कम 2 ग्रीन टेक खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। देखिए, इन टगों को बनाने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है। टगों का पहला सेट जो है बैटरी इलेक्ट्रिक होगा, जिसमें अन्य उभरती हुई हरित तकनीकों को अपनाने का प्रावधान होंगे। GTP लागू टग उद्योग को बढ़ावा देगा। इनके निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय शिपयार्ड में किया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस राज्य में नई योजना के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को सप्ताह में 1 बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे? तो ये हिमाचल प्रदेश में दिए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त को हमीरपुर में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। देखिए, इस योजना के तहत 15,181 स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों को सप्ताह में 1 बार उबले अंडे या फल दिए जाएंगे, जो मौजूदा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पूरक होगा। देखिए, इस पहल से मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 5,34,000 बच्चों को लाभ मिलेगा।
देखिए, राज्य ने इस नए कार्यक्रम के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। याद रखेंगे कितने इतने। पोषण योजना के अलावा सुक्खू ने घोषणा की कि शैक्षिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का प्रयास के तहत 17,510 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। देखिए, इस पहल का उद्देश्य जो है शिक्षण विधियों को आधुनिकीकरण करना और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच में सुधार और प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा, WHO ने 316 मौतों की सूचना दी है। तो ये सूडान ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा के प्रकोप की घोषणा की है, जिसमें WHO ने 316 मौतों की रिपोर्ट दी है। यह प्रकोप जो है 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सों के बीच संघर्ष के बाद हुआ है, जिसके कारण जो है हैजा, मलेरिया, खसरा महामारी फैल रही है। चल रहे संघर्ष और बिगड़ती स्वास्थ्य स्थितियों ने संकट को और बढ़ा दिया है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो 2023-24 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI कितने प्रतिशत घटकर 5,037 करोड़ रह गया है। 33% घटा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI 30% घटाकर 5,037 करोड़ रुपए रह गया है। 2022-23 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI जो है 7,194.13 करोड़ था। ये भी याद रखेंगे। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में FDI 2021-22 में 5,922 करोड़ और 2021-22 में 2,934 करोड़ था। वित्त वर्ष 2015-16 में से जो है 2023-24 के लिए भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए, जिनमें क्षेत्रीय विनिमयों के अधीन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति भी दी थी। देखिए, सरकार ने उद्योग जो है अधिनियम 1951 के तहत लाइसेंसिंग के दायरे में भी प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं को छूट दी है। इस क्षेत्र में विकास के लिए मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।